हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आप सबका विवेक रंजन, आपके एसएसटी का एजुकेटर। तो आज मैं फिर से आप सबों के सामने मौजूद हूं लाइसमीट के इस शानदार प्लेटफॉर्म पे, जो कि चाणक्य क्लासेज के द्वारा पावर्ड है। और हम लोग अपने क्लास 8th के हिस्ट्री सेक्शन की शुरुआत किए हुए हैं। ठीक है, तो हमने पीछे के सेशंस में हिस्ट्री का आपका जो चैप्टर 1 था उसकी पढ़ाई कर चुके हैं। आज मैं मौजूद हूं आप सबों के सामने और आज हम लोग बात करेंगे अपने सेकंड चैप्टर का, जो कि हिस्ट्री सेक्शन का ही है, क्लास 8 से रिलेटेड। इस चैप्टर का नाम है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। ट्रेड टू टेरिटरी, ठीक है। यानी जैसा कि मैंने आपको पहले चैप्टर में बताया था बाबू, कि हम लोग इस क्लास के अंदर में ना मॉडर्न हिस्टोरिकल पीरियड की बात करने वाले थ्रू आउट द बुक, जिसमें मैंने आपको बताया कि हम लोग इस क्लास में जो हिस्ट्री पढ़ेंगे वो पूरी की पूरी अंग्रेजों से रिलेटेड होगी। अंग्रेजों की ही बात हम लोग करेंगे, ठीक। तो वहीं आज जो हमारा चैप्टर शुरू हो रहा है, इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे अंग्रेज जो थे वो शुरुआत में हमारे यहां क्या करने आए, व्यापार करने आए, ट्रेडर बन के आए, ठीक। और उन्होंने ये ट्रेडर्स से, ठीक है, रूलर बनने तक का सफर कैसे पूरा किया हमारे यहां, इसकी बात हम लोग करेंगे। यानी सबसे पहले वो लोग कैसे ट्रेडर्स से रूलर बने, ये चैप्टर हमें सिखाएगा, ठीक। आगे बात समझ में? तो देखेंगे हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या बात करने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं। मैं शुरू करता हूं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इस चैप्टर के कौन कौन से टॉपिक्स होने वाले हैं, ठीक है। मतलब इस चैप्टर के अंदर में हम क्या क्या बातें करने वाले हैं उसको बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, यानी ये चैप्टर क्या बात करने वाला है हमसे। मैंने शुरू में थोड़ा सा हिंट तो आपको दे दिया कि अंग्रेजों के आने से लेके उनके रूलर बनने तक का सफर इस चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे, ठीक। ये इसका इंट्रोडक्शन होगा। उसके बाद देखेंगे क्या, मैंने कहा ना कि अंग्रेजों के आने से, यानी कैसे अंग्रेज जब भारत आए तो वो एक कंपनी के बिहाफ पे आए, एक कंपनी का नाम लेकर के आए। वो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो ईस्ट के तरफ आती है। अगर आप वर्ल्ड मैप को देखो तो वर्ल्ड मैप पे आप देखोगे हमारा भारत जो है वो यूरोपियन कंट्रीज के ईस्ट में पड़ता है। तो कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट के तरफ आती है, इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे, ठीक। उसके बाद मैंने कहा कि वो क्या बन के आए थे, वो ट्रेडर्स बन के आए थे, वो व्यापार करने आए थे, व्यापारी बन के आए थे। तो वही बात है कि जब वो शुरू शुरू में यहां आए तो उन्होंने अपना व्यापार करना शुरू किया, और उन्होंने सबसे ज्यादा व्यापक व्यापार कहां पे किया भारत में, तो बंगाल में किया, ठीक। और अंग्रेज ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानते थे कि भारत के पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का अगर अधिकार अपने हाथ में लेना है तो बंगाल पे हमें अपना टारगेट बनाना पड़ेगा, बंगाल को अपने कब्जे में लेना पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने अपने व्यापार की शुरुआत बंगाल में कैसे करी, इसकी बात इस टॉपिक में होगी, ठीक। उसके बाद जब देखेंगे कि अंग्रेजों के साथ बहुत सारे और दूसरे यूरोपियन कंपनीज भी हमारे देश में आए थे। तो इन कंपनीज के बीच में ना ट्रेड को लेकर के ये सारी कंपनीज, चाहे वो पोर्टुगीज हो, डच हो, डेनिश हो, फ्रेंच हो, ब्रिटिश हो, सब के सब कंपनीज जो थे ना वो भारत में ट्रेड के ऊपर में अपना एक तरफा अधिकार चाहते थे। तो ऐसी परिस्थिति में हुआ क्या कि ये ट्रेडिंग राइट लेने के चक्कर में ये सारी जो कंपनीज थी, अलग अलग देशों के जो लोग थे, वो आपस में लड़ाई करने लगे। तो वहीं देखेंगे हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स, यानी ये ट्रेड जो था, ये व्यापार का जो एक्टिविटी था, वो कैसे उसने बैटल्स का रूप ले लिया, कैसे इसने लड़ाइयों को बढ़ावा दिया, ये हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। उसके बाद देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट और इतिहास की सबसे पहली ऐसी लड़ाई जिसने भारत के अंदर में अंग्रेजों को स्टैब्लिश होने का मौका दिया, वो थी बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी ये बंगाल में है, ठीक है। तो बैटल ऑफ प्लासी जो 1757 में हुई, ये बैटल जो है वो भारत के अंदर में अंग्रेजों के एस्टेब्लिशमेंट के लिए टर्निंग पॉइंट के रूप में जानी जाती है। तो इस लड़ाई के डिफरेंट पहलुओं को देखेंगे
क्या सिनारियो रहे, क्या कारण रहे, और ये लड़ाई हुई तो कैसे हुई, ठीक, अंग्रेज जीते और कैसे उन्होंने बंगाल को अपने कब्जे में किया, ये सारी बात इस लड़ाई के अंदर में देखेंगे। ये लड़ाई को पढ़ना इसलिए इतना जरूरी बन जाता है क्योंकि ये लड़ाई जो है वो टर्निंग पॉइंट बनती है और यहां से अंग्रेज बंगाल पे अपना पूरा कंट्रोल बनाना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे करके बंगाल से बाहर निकल के वो लोग और दूसरे पार्ट्स को भी, यानी इंडिया के अलग अलग हिस्सों पे भी अपना कब्जा जमाना शुरू कर देते हैं। तो बैटल ऑफ प्लासी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, ये पढ़ेंगे। उसके बाद देखेंगे क्या कि बैटल ऑफ प्लासी जीतने के बाद, यानी प्लासी जीतने के बाद कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे, जो अधिकारी लोग थे, अब वो नवाब बनने लगे। ठीक है, तो वो कैसे नवाब बनने लगे और अपने आप को नवाब के हैसियत से देखने लगे और नवाबों के अधिकार, जो बंगाल के नवाबों के जो अधिकार हुआ करते थे, वो अधिकार अब कैसे अंग्रेजी ऑफिशियल्स ने अपने हाथों में ले लिया, इस चीज को हम लोग देखेंगे इस टॉपिक में। फिर आगे हमारा टॉपिक होगा कि जब बंगाल को अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया पूरे तरीके से, तो बंगाल के बाहर निकलना उन्होंने शुरू किया और अपने रूल को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। यानी बंगाल के बाहर जाकर के भी उन्होंने अब अपना जो सिस्टम था या यूं कहिए जो अधिकार क्षेत्र था उसको बढ़ाना शुरू कर दिया, ये देखेंगे। उसके बाद देखेंगे टीपू सुल्तान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यानी ये टॉपिक हमसे बात करेगा एंग्लो मैसूर वार की। एंग्लो मैसूर वार हम लोग पढ़ेंगे, यानी अंग्रेजों ने मैसूर में जाकर के लड़ाइयां लड़ी। इसमें 4 लड़ाइयां हुई हैं, ठीक, जिसमें मैसूर के 2 शानदार शासकों ने इस लड़ाई को अंजाम दिया, जिसमें हैदर अली जो कि टीपू सुल्तान के बाबूजी थे, वो और टीपू सुल्तान खुद, इन दोनों शासकों ने मिलकर के अंग्रेजों से लड़ाइयां लड़ी। बट अंततः एट लास्ट मैसूर जो था वो कैसे अंग्रेजों के कंट्रोल में चला गया, ये भी हम लोग इस टॉपिक के अंदर में देखेंगे। फिर आगे अगला आपका टॉपिक होगा मराठाओं के साथ लड़ाई, यानी एंग्लो मराठा वार। इसके अंदर में भी हम लोग डिफरेंट लड़ाइयों को देखेंगे जो अंग्रेजों और मराठा किंगडम के बीच में हुआ, ठीक, और कैसे मराठाओं के कब्जे में जो इलाके थे उन इलाकों पे भी अंग्रेजों का कंट्रोल हो गया। यानी कहने का क्या मतलब है कि अंग्रेज अब ट्रेडर्स नहीं रह के धीरे धीरे भारत के अलग अलग हिस्सों के रूलर बनते जा रहे हैं। उन्होंने बंगाल को अपने कब्जे में किया, मैसूर को किया, आप मराठा किंगडम को देख रहे हैं। उसके बाद आप देखोगे पंजाब वाले इलाके को, नेपाल, सिंध, इन सारे इलाके को धीरे धीरे करके उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था। और एट लास्ट अगर आप बात करो तो 1856 तक आते आते उन्होंने पूरे भारत को अपने कब्जे में ले लिया था। उसके ठीक 1 साल के बाद 1857 की जबरदस्त क्रांति हुई थी, ठीक है। तो कैसे वो ट्रेडर से रूलर बने, इसी की बात हमारा ये चैप्टर कर रहा है। तो उसी सीक्वेंस वाइज हम देख रहे हैं कि कैसे बंगाल, मैसूर, मराठा, फिर पंजाब, सिंध, नेपाल, अफगान, इन सारे क्षेत्रों को अंग्रेजों ने अपने कब्जे में किया था, ठीक है। उसके बाद देखेंगे द क्लेम टू पारामाउंटेसी, ठीक, यानी अब अंग्रेज जो थे वो हमारे पारामाउंट बनते जा रहे थे, यानी सुप्रीम पावर बनकर के उभर रहे थे हमारे देश के अंदर में। इस टॉपिक में हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद आप देखेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी केवल लड़ाइयों के आधार पे ही अंग्रेजों ने अपने सिस्टम को, अपने पावर को, अपने रूल को एक्सपेंड करने का काम नहीं किया। उन्होंने और भी दूसरी पॉलिसीज लगाई, जिसमें से ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी जो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाई गई एक जबरदस्त पॉलिसी थी, जिसके तहत उसने भारत के बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम्स को, जैसे झांसी, सतारा, इन सब इलाकों को उसने अपने कब्जे में ले लिया। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था और कैसे अंग्रेजों ने इसकी प्रैक्टिस करी भारत में, कैसे डलहौजी ने भारत के किंगडम्स को मिलाने के लिए इस नीति को अपनाया, ठीक है, ये बात हम लोग इस टॉपिक में करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि जब अंग्रेज भारत के अलग अलग हिस्सों को, यानी पूरे भारत को अपने कब्जे में ले चुके थे, वो अब रूलर बन चुके थे। तो रूलर बनने के बाद उन्होंने हमारे यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को भी अब अपने हाथों में लेना शुरू कर दिया और अपने हिसाब से उन्होंने हमारी शासन व्यवस्था को चलाना शुरू कर दिया। तो किस तरह के नए एडमिनिस्ट्रेशन अंग्रेजों ने विकसित किए, इसकी बात हम लोग इस टॉपिक के अंदर में करेंगे। और फिर लास्ट में आपको आएगा कंक्लूजन इस चैप्टर का, ठीक, यानी आप देखिए ट्रेडर बन के आ रहे हैं, धीरे धीरे रूलर बन रहे हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि कंप्लीट रूलर बन जाते हैं और कंप्लीट रूलर बनने के बाद वो अपना एक नया एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप करते हैं और उस एडमिनिस्ट्रेशन के तहत पूरे भारत की शासन व्यवस्था को अपने कंट्रोल में लेकर के चलाना शुरू कर देते हैं, डोमिनेट करना शुरू कर देते हैं।
ये सारी बातें ये चैप्टर हमसे करने वाला है, जिसमें बारी बारी से हम लोग हर एक छोटे से छोटे टॉपिक को अच्छे तरीके से डील करेंगे और उन टॉपिक्स के अंदर में जितनी भी एक्स्ट्रा बाहर की नॉलेजेबल चीजें आएंगी जो आप नहीं जानते हैं या आपके बुक में नहीं भी दिया हुआ है, वो भी चीज मैं वहां तक आपको पहुंचा के बताने की कोशिश करूंगा, ताकि आपका कंसेप्ट इतना जबरदस्त क्लियर हो कि ये सब्जेक्ट जो जनरली ये माइंडसेट बन जाता है लोगों का कि हिस्ट्री इज बोरिंग, बोरिंग नहीं लगेगा दोस्त। इवेंट वाइज जब मैं आपको बताऊंगा, हर छोटी छोटी घटनाओं की जिक्र जब हम लोग चैप्टर के अंदर में करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि चैप्टर आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, और ये मेरा वादा है कि आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। यू विल एंजॉय माय क्लास। ओके, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। देखेंगे इंट्रोडक्शन शुरू होता है। ये हमारा जो चैप्टर है ना, ट्रेड टू टेरिटरी, ये चैप्टर हमसे कहीं मतलब उन घटनाओं का जिक्र करता है जो मिडाइवल और मॉडर्न पीरियड के बीच की घटनाएं हैं। यानी कहने का क्या मतलब है कि एक समय ऐसा आता है भारत में ना कि मिडाइवल पीरियड की अब समाप्ति हो रही होती है और मॉडर्न पीरियड की शुरुआत हो रही होती है। उसी बीच में अंग्रेज आ जाते हैं और अंग्रेज हमारे भारत के अलग अलग मैटर्स में इंटरफेयर करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और ये इनका इंटरफेरेंस धीरे धीरे करके काफी ज्यादा बढ़ जाता है और इतना लेवल तक पहुंच जाता है कि वो हमारे रूलर तक बन जाते हैं। तो वही मिडाइवल और मॉडर्न पीरियड के बीच की बात ये हमारा चैप्टर हमसे करेगा। ठीक, हम लोग एक बात जानते हैं, क्या देखेंगे, औरंगजेब की बात। यहां पे औरंगजेब का फोटो दिया गया है। आप देखोगे कि मिडाइवल पीरियड का अंतिम जो मान्यता प्राप्त इंपायर था, किंगडम था, वो था मुगलों का किंगडम, मुगल्स। ठीक, मुगल किंगडम की स्थापना आप जानते हैं कि बाबर ने करी थी 1526 में। यह बात आप पढ़ चुके हैं क्लास किसमें, 7th में। 1526 में बाबर ने एक लड़ाई लड़ी, बैटल ऑफ पानीपत। उस बैटल ऑफ पानीपत में उसकी लड़ाई होती है किससे, इब्राहिम लोदी से, जो कि दिल्ली सल्तनत का लोदी डायनेस्टी का अंतिम शासक था। उसको हरा के बाबर ने भारत में मुगल डायनेस्टी की शुरुआत करी, नींव डाली, और ये डायनेस्टी पूरे भारत में, ठीक है, फैलने वाली जबरदस्त एक एम्पायर बनती है, एक डायनेस्टी बनती है। ठीक, तो बाबर जिस साम्राज्य की स्थापना करता है, उस साम्राज्य में एक टाइम ऐसा आता है कि वहां एक ऐसा रूलर आता है जिसका नाम था औरंगजेब। क्या था, औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब जो है वो, देखो मुगल पीरियड को ना जनरली हम लोग दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक पीरियड अर्ली मुगल पीरियड होता है जिसमें बाबर से लेके औरंगजेब तक का पीरियड पढ़ते हैं। बाबर, उसका फिर बेटा आता है हुमायूं, हुमायूं का बेटा आता है अकबर, अकबर का बेटा आता है आपको ये कौन था, जहांगीर, जहांगीर का बेटा आता है शाहजहां, और शाहजहां का बेटा आता है औरंगजेब। तो इतने शासकों के पीरियड को हम लोग अर्ली मुगल पीरियड कहते हैं। इसलिए अर्ली मुगल पीरियड कहते हैं क्योंकि मुगल पीरियड का या फिर मुगल डायनेस्टी का जितना फ्लोरिशमेंट होना था वो सब इन्हीं शासकों के बीच में हुआ। इसके बाद के जो शासक आते हैं ना, ठीक है, फर्रुखसियर आया, शाह आलम सेकंड आया, ठीक है, ये बहादुर शाह जफर फर्स्ट आया, बहादुर शाह जफर सेकंड जो कि अंतिम रूलर था मुगल किंगडम का, वो ये सारे लोग जो थे लेटर मुगल्स कहलाते हैं और इनके पीरियड को लेटर मुगल पीरियड कहते हैं। तो इस पीरियड के अंदर में हम देखते हैं क्या कि मुगलों का डाउनफॉल होता है और अंग्रेजों का अपलिफ्टमेंट होता है, अंग्रेजों का फ्लोरिशमेंट होता है। तो वहीं इसको हम लोग बाउंड्री लाइन मान लेते हैं कि यानी जो औरंगजेब का जो डेथ था ना, हम जानते हैं कि औरंगजेब जो कि मुगलों का एक फेमस रूलर था, ठीक है, इसी के मौत के बाद मिडाइवल हिस्ट्री जो थी वो धीरे धीरे करके खत्म होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, और उसका डेथ जब हो जाता है 1707 में, तो बहुत सारे मुगल गवर्नर्स जो होते थे वो, जिनको जनरली सूबेदार के नाम से जाना जाता था, ये सूबेदार लोग जो थे, ठीक है, और उस टाइम पीरियड के बड़े बड़े जमींदार लोग जो थे, उन्होंने अपना छोटा छोटा किंगडम बनाना शुरू कर दिया। क्यों?
क्योंकि औरंगजेब के मरने के बाद जो मुगल बादशाह आए उनके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं थी कि जिस तरह से इन अर्ली मुगल पीरियड के बादशाहों ने अपने शासन व्यवस्था के दम पे पूरे भारत को अपने कंट्रोल में करके रखा था, वही दबदबा ये बनाए रख सके, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं था क्योंकि उनके अंदर कैपेबिलिटीज नहीं थी, उनके अंदर इफिशियंसी नहीं थी। तो इसका फायदा उठा करके ये सूबेदार और जमींदार लोग जो थे वो अपना छोटा छोटा किंगडम बना लेते हैं और इसी बात का फायदा अंग्रेज उठाते हैं। ठीक है, जब अंग्रेज यहां आ चुके थे, अगर हम लोग बात करेंगे थोड़ी देर बाद कि अंग्रेज कैसे आना शुरू हुए, कौन अंग्रेज पहले आया, ये सब बात हम लोग करेंगे। तो अंग्रेज आ चुके थे और अंग्रेज माइन्यूटली इंडिया के कंडीशंस को वॉच कर रहे थे। क्या देख रहे थे वो कि औरंगजेब के बाद आने वाले जो शासक हैं वो कमजोर हैं। अब ऐसी परिस्थिति में छोटे छोटे किंगडम्स बन रहे हैं तो जिनको कंट्रोल करना काफी आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बटे हुए हैं। तो आप देखिएगा जनरली क्या होता है कि एक बड़ा सा लकड़ी का अगर गट्ठर हो, कलेक्शन हो, तो उसको आप नहीं तोड़ सकते, लेकिन जैसे ही उसमें से अलग अलग होने लगता है तो एक एक लकड़ी को तोड़ना बड़ा आसान हो जाता है। तो वही चीज अंग्रेज वॉच कर रहे थे कि पहले इनको बटने तो दो, जैसे ही ये बटेंगे इसका फायदा हम उठाएंगे और इन पे अपना कंट्रोल स्टैब्लिश कर लेंगे। तो वही होता भी है, औरंगजेब मरता है, छोटे छोटे किंगडम्स बनने शुरू हो जाते हैं जो अंग्रेजों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि बन के सामने आता है। देखेंगे इस तरह से दिल्ली जो था, जो मुगलों की राजधानी हुआ करती थी, वो धीरे धीरे अपना पोजीशन खोने लगती है और उस जो एक इफेक्टिव सेंटर बनी हुई थी पूरे भारतीय कंटिनेंट की, सब कंटिनेंट की, वो सेंटर पावर जो था वो अब दिल्ली से छिन जाता है और ये पावर छोटे छोटे किंगडम्स में जाकर के बट जाता है। ठीक, यानी लेटर मुगल पीरियड में हम देखेंगे कि मुगलों का डाउनफॉल और अंग्रेजों का अपलिफ्टमेंट एक साथ होने वाली ये घटना होती है। इसी के टाइम पीरियड के, इसी टाइम स्पेन की बात हमसे ये चैप्टर करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखेंगे क्या ये डिस्कवरी ऑफ टी रूट ऑफ इंडिया पढ़ने से पहले, ठीक, हम लोग एक बात करते हैं। देखिए, मॉडर्न पीरियड की जब शुरुआत हुई ना दुनिया के लेवल पे, ठीक है, आप 14-15 सेंचुरी के दौरान ले लो, उस टाइम पीरियड पे जब मैगलन ने पूरे अर्थ का चक्कर लगाया, ठीक, समुद्र में घूमने का लोगों को रास्ता पता चलने लगा, ठीक, तो इस टाइम पीरियड पे क्या हुआ कि अलग अलग देशों में जाने के लिए समुद्री रास्ते खोजे जा रहे थे। तो उसी में चूंकि इंडिया जो था वो यूरोपियन कंट्रीज के लिए एक क्रस्ट टाइप का था। वो भी क्रस्ट किस लिए? बहुत ज्यादा पसंद करते थे भारत आना और भारत की चीजों को यहाँ अपने यहाँ ले जाना, क्योंकि भारत की कुछ चीजें ऐसी थी ना जिसका डिमांड उधर बहुत ज्यादा था। तो ऐसी परिस्थिति में वो लोग यहाँ आना चाहते थे। तो बिफोर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सिल्क रूट, पहले वो लोग, व्यापारी लोग जो होते थे बाहर के, वो वाया लैंड आया करते थे। लेकिन 1453 में जब कॉन्स्टेंटिनोपल का डिक्लिनेशन हो जाता है, उस पे तुर्की अपना कंट्रोल स्टैब्लिश कर लेता है, तो इस टाइम पे तुर्की वालों ने रास्ता बंद कर दिया। ठीक है, कि अब हम आपको वाया लैंड नहीं आने देंगे, आप अपना दूसरा रास्ता बनाइए। तो अब यूरोपियंस में ये होड़ लग जाती है कि अब हमें दूसरा रास्ता खोजना है जिसके तहत हम भारत पहुंच सके। क्यों? क्योंकि भारत की कुछ चीजें जैसे मसाला, जैसे टेक्सटाइल, इन सब चीजों की आदत उन्हें लग चुकी थी और इसके बिना उनका जीवन संभव नहीं था। तो ऐसी परिस्थिति में, ठीक है, इंडिया के लिए सिल्क रूट की डिस्कवरी होती है। ठीक, और यही सिल्क रूट जो होता है वो भारत के लिए यूरोपियंस का रास्ता बनता है और धीरे धीरे यूरोपियन कंपनीज भारत में आना शुरू करती हैं, अपना ट्रेडिंग सेटलमेंट्स बनाना शुरू करती हैं और इन्हीं यूरोपियंस के बीच जो अंग्रेज आते हैं और अपना ट्रेडिंग सेटलमेंट बनाते हैं, तो बाकी सारे यूरोपियंस में ये मजबूत पड़ जाते हैं और ये भारत पे अपना एकाधिकार स्थापित करते हैं और धीरे धीरे रूलर भी बन जाते हैं। तो देखेंगे कैसे, ठीक है, इंडिया के लिए सिल्क रूट बना और यूरोपियन लोग भारत में आना शुरू किए, ये देखेंगे हम। देखिए, आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि भारत के लिए सिल्क रूट की खोज वास्को डी गामा ने करी थी 1498 में। कब करी थी बाबू? 1498 में। मैं इसका डेट भी लिख देता हूं, 20 मई 1498 को ये आदमी, ठीक है, भारत पहुंचा था और भारत के लिए इसने रास्ता, यूरोपियों के लिए रास्ता खोजा भारत आने का। यहां आप इस मैप में देखोगे, अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे ये भारत के लिए सिल्क रूट खोजा गया और फिर यूरोपीय लोगों का यहां आना
आसान हो गया। ठीक, अगर आप यहाँ देखिए, यहां से तो लंदन का रास्ता आपको दिखाया गया है, लंदन से भारत आने के 2 रास्ते दिखाए गए हैं। ठीक है, तो ये बाद में डेवलप हुआ रास्ता, इसकी बात अभी नहीं करेंगे, इस रास्ते की बात करेंगे, ये वाला रास्ता की बात करेंगे। ठीक है, देखिए समझिए कैसे। अब आप देखेंगे क्या कि 1487 में, कब बाबू, 1487 में, ठीक यहां पे अफ्रीका के साउदर्न मोस्ट पॉइंट पे एक जगह की खोज हुई। ठीक है, इस जगह को खोजा किसने, बार्थोलोमियो डियाज ने। किसने खोजा, बार्थोलोमियो डियाज। इस आदमी ने जिस जगह को खोजा, जो कि एक रेफरेंस पॉइंट बनने वाला था कि इस पॉइंट से होकर के इंडिया के लिए रास्ता खोजना आसान था, तो इस पॉइंट का नाम यूरोपियन लोगों ने रखा केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप। ठीक, तो इस रास्ते पे सबसे पहले चलने का काम 1492 में शुरू हुआ और इसकी शुरुआत करी किसने, कोलंबस ने। किसने करी बाबू, कोलंबस ने। ठीक है, कोलंबस 1492 में चलता है, लेकिन वो केप ऑफ गुड होप पहुंचने के बाद रास्ता भटक जाता है, और रास्ता भटकने के बाद उसको पहुंचना इंडिया में था, लेकिन वो पहुंच जाता है इधर कहीं अमेरिका में, और वो न्यू वर्ल्ड की खोज कर देता है। यूरोपियंस के लिए ये न्यू वर्ल्ड था, जिसका बाद में अमेरिका नाम पड़ता है। तो शुरुआत 1492 में हुई भारत के लिए सिल्क रूट खोजने की या सी रूट खोजने की, लेकिन उस समय सफलता कोलंबस को नहीं मिली, वो रास्ता भटक के अमेरिका पहुंच गया, उसने अमेरिका की खोज कर डाली। फिर इसी के नक्शे कदम पर ये आदमी वास्को डिगामा जो था, वो 1498 में इसी रास्ते को फॉलो करता हुआ आता है, और भारत में ये केरल, यहां पे केरल के ये कालीकट में पहुंचता है। केरल के कालीकट तट पे ये पहुंच करके, और तब ये प्रूफ करता है कि यस, दिस इज द इंडिया, दिस इज द कंट्री ऑफ स्पाइसेज। इसको इनफैक्ट इंडिया के बारे में भी नहीं पता था, इसको तो मसालों का देश खोजना था। तो यहां और एक सवाल और आता है, एक जबरदस्त इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आता है कि वास्को डिगामा को भारत पहुंचाने में किसने मदद करी थी। ठीक, तो ये पहुंचा था केरल के कालीकट तट पे 20 मई 1498 को। इसने भारत के लिए सी रूट की खोज करी और बाकी यूरोपियंस के लिए आसान बना दिया कि आप भी इस रास्ते को फॉलो करके यहां इंडिया पहुंच सकते हैं। बाद में ये वाला रास्ता भी खुल गया, स्वेज कैनल के खुल जाने के चलते ये वाला रास्ता भी यूरोपियंस के लिए मिल गया। अब यूरोपियंस समुद्री रास्ते से होकर के इधर से नहीं आते, इधर से आया करते हैं, जिससे आपको 7000 किलोमीटर की दूरी जो है वो यूरोप और भारत की कम हो गई है। पहले जहां 19,800 किलोमीटर की दूरी तय करके यूरोपियंस को भारत आना पड़ता था, अब वहीं 11,000 की ही दूरी तय करके वो भारत आ जाते हैं। क्यों? स्वेज कैनल के खुल जाने से। ठीक है, आई बात समझ में? तो आप देखेंगे, अगर ये बात पूछा जाए कि वास्को डिगामा को भारत आने में किसने मदद करी थी, तो वो था अब्दुल मजीद। क्या नाम था उसको बाबू? अब्दुल मजीद। ये अब्दुल मजीद नामक जो सेलर था, उसी ने इसको भारत पहुंचाने में मदद की। इस तरह से यूरोपियंस को, यूरोप के लोगों को, ठीक है, भारत आने का रास्ता मिला, एक्सेस मिला, और अब फिर वो उनको वो फ्रीडम मिल गया कि वो भारत इजिली आए और भारत के साथ अपना ट्रेडिंग रिलेशनशिप बना सके। तो ऐसी परिस्थिति में हम देखेंगे क्या कि आखिर वो कौन सी चीजें थी जो भारत के लोगों को, ठीक है, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रही थी। तो यहां देखिए, वो कमोडिटीज जो जिनका डिमांड यूरोप में बहुत ज्यादा था, जिसके चलते यूरोपियंस उस सी रूट का इस्तेमाल करके लगातार भारत पहुंच रहे थे। ठीक, कॉटन, सिल्क, मैंने कहा ना, टेक्सटाइल और स्पाइसेज, ये दो ऐसी चीजें थी जो भारत में, ठीक है, यूरोपियंस को काफी ज्यादा अट्रैक्ट कर रही थी। तो टेक्सटाइल्स में कॉटन और सिल्क। फिर मसालों में आप देखेंगे पीपर, क्लोव्स, कार्डेमम और सिनेमन। ये सारी चीजें जो थी वो यूरोपियन लोगों को भारत में बुलाने पे मजबूर कर रही थी। ठीक, अब देखेंगे हम आगे कि कैसे अलग अलग लोग अलग अलग टाइम पे भारत आए और उन्होंने, ठीक है, कैसे अपने अपने ट्रेडिंग सेटलमेंट्स बनाए। तो वो तो हम लोग सीक्वेंस थोड़ा अगले स्लाइड में देखेंगे कि कैसे किस टाइम पे कौन से लोग भारत आए हैं। पहले ये देख लेते हैं कि जब सारे यूरोपियन कंपनीज भारत में पहुंच चुके थे, तो सब में एक होड़ सी लग गई।
कि हम सुपीरियर बनेंगे तो हम सुपीरियर बनेंगे, या फिर यूं कहिए कि ट्रेड पे हमारा अधिकार होना चाहिए तो हमारा अधिकार होना चाहिए। तो कुछ चीजें थी जिसके चलते, ठीक है, वो लोग अपने आप को भारत में ट्रेड पे डोमिनेट कराना चाहते थे। तो इस डोमिनेशन के चक्कर में कुछ घटनाएं सामने आई। वो घटनाएं कौन सी थी? सबसे पहले फायर्स बैटल्स की शुरुआत हो गई। ये जो भी ट्रेडिंग कंपनी जाते थे ना, चाहे वो पुर्तगीज के हो, चाहे वो अंग्रेज के हो, चाहे डच के हो, फ्रेंच के हो, ये सब आपस में लड़ाइयां करते रहते थे कि नहीं, हम ये अगर एक जगह पे मैंने अपना ट्रेडिंग सेटलमेंट बना लिया है तो इस इलाके में व्यापार का सारा अधिकार मेरा होना चाहिए, आपको इससे मतलब नहीं रखना है। फिर आप देखेंगे कि एक दूसरे के जहाजों को ये डुबा दिया करते थे। ठीक, एक दूसरे के जहाजों को ये लोग डुबा दिया करते थे। ये भी एक ऐसी एक्टिविटी थी जिसके चलते, जिसके तहत वो ट्रेड पे डोमिनेट करना चाहते थे। ब्लॉक्ड रूट, एक दूसरे का रूट ब्लॉक कर देते थे कि तुम हमारे इलाके में नहीं आओगे, ठीक है, और इन इलाकों में आकर के व्यापार नहीं करोगे क्योंकि इन इलाकों में व्यापार करने का अधिकार बस हमारा था। ठीक, अपने राइवल शिप्स को वो रोक देते थे, ठीक है, और गुड्स की सप्लाई भी रुक जाती थी। उसके बाद ये व्यापार करने के लिए आर्म्ड फोर्सेज का भी इस्तेमाल करने लगे थे कि जहां मौका मिले लड़ाई लगेगी, अपोनेंट पार्टी को मारेंगे, हरा देंगे लड़ाई में और फिर व्यापार पे अपना कंट्रोल कर लेंगे। फिर प्रोटेक्टिंग पोर्ट्स थ्रू फोर्टिफिकेशन, और ये अपने अपने ट्रेडिंग सेटलमेंट्स की रक्षा करने के लिए इन्होंने किलेबंदी शुरू कर दी, किले बनाने जाने लगे। जैसे कोलकाता में फोर्ट विलियम बनाया अंग्रेजों ने, ठीक, आप देखोगे ये मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाया, यानी अलग अलग जगहों पे जहां पे भी अपना ट्रेडिंग सेटलमेंट बनाते थे ना, चाहे कोई भी कंपनी हो, वो वहां एक किला बना देते थे ताकि दूसरे जो अपोनेंट कंपनी के लोग हों वो उस पर अटैक ना कर सके, वो उस पर अपना कंट्रोल स्टैब्लिश ना कर सके। तो ये इन सब एक्टिविटीज के चलते सारी यूरोपियन कंपनीज जो थे वो भारत के ट्रेड पर अपना कंट्रोल स्टैब्लिश करना चाहते थे। अब कौन कौन सी कंपनीज कब कब भारत आती हैं और कैसे अपने ट्रेडिंग सेटलमेंट्स बनाती हैं और कहां बनाती हैं, ये हम लोग अभी जस्ट देखने वाले हैं। चलिए आगे की बात करते हैं, ठीक है। देखिए, जो कंपनीज यूरोपियन पावर्स इन इंडिया, यानी कौन कौन सी यूरोपियन कंपनीज कब कब भारत आते हैं, ये देखेंगे। तो आप देखेंगे सबसे पहले पोर्टुगीज आते हैं भारत में, पुर्तगाल के लोग सबसे पहले आते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि वास्को डी गामा जो था वो कहां का था? पुर्तगाल का था। उसी ने सबसे पहले भारत में आने का काम किया और पुर्तगालियों ने अपनी पहली, यानी उनका अराइवल हुआ 1498 में और उन्होंने अपना फर्स्ट सेटलमेंट कोची में बनाया 1502 में। तो अगर कोई आपसे पूछे कि सबसे पहले आने वाले यूरोपियन भारत में कौन थे, तो वो थे पोर्टुगीज, ठीक है। कब आए? 1498 में। उन्होंने अपना सेटलमेंट कहां बनाया? कोची में बनाया। कब बनाया? 1502 में बनाया। ये एक नंबर पे सबसे पहले आए। दूसरे नंबर पे डच आते हैं। कौन आते हैं बाबू? डच। इनका आगमन होता है भारत में 1602 में। कब? 1602। और ये अपना पहला सेटलमेंट खोलते हैं मसौलीपट्टनम, तमिलनाडु में। मसौलीपट्टनम में ये खोलते हैं, सॉरी तमिलनाडु का मैंने, आंध्र प्रदेश में। मसौलीपट्टनम में, आंध्र प्रदेश में ये 1605 में अपना पहला सेटलमेंट स्थापित करते हैं भारत के अंदर में। 3 नंबर पे आते हैं इंग्लिश या ब्रिटिश। यही हमारे इस चैप्टर के सेंटर पॉइंट है, इसीलिए इनको थोड़ा और ज्यादा डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। तो 3 नंबर पे ये आते हैं। सबसे पहले इनका अराइवल होता है 1608 में। आपको मैं बताऊं कि 1608 में सबसे पहले भारत आने वाला अंग्रेज था मेजर हॉकिंस। कौन था बाबू? मेजर हॉकिंस। जब ये भारत आया ना, तो उस समय भारत में मुगल डायनेस्टी का शासन चल रहा था, मुगल एम्पायर रूल कर रही थी, और उस समय राजा हुआ करता था मुगलों का जहांगीर। कौन हुआ करता था? जहांगीर के शासनकाल में ये मेजर हॉकिंस जो था वो भारत में आया। ये आया था परमिशन मांगते हुए, ग्रांट मांगते हुए, रिक्वेस्ट करता हुआ आया था। ये ही वाज बी लाइक कि योर मैजेस्टी प्लीज परमिट मी टू ट्रेड इन योर कंट्री, आई विल बी हाईली ऑबिलाइज्ड फॉर दिस काइंड ऑफ एक्ट। इस तरह के शब्द थे उसके। यू कांट इमेजिन कि ऐसे बोलने वाले, आते में ऐसे बोलने वाले लोग हमारे रूलर बन जाएंगे। कुछ तो बहुत बड़ी घटनाएं हुई होंगी।
वो सारी बातें इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं दोस्त, कि इस तरह से रिक्वेस्ट गिड़गिड़ाते हुए आने वाले लोग हमारे रूलर बन गए, हमारे ऊपर कंट्रोल उनका हो गया। तो यही मेजर हॉकिंस जो था वो बड़ी सुंदर, उसका इंग्लिश बड़ा सुंदर लगा था। एक मैं वाकया बताता हूं, जहांगीर को इसकी इंग्लिश बड़ी अच्छी लगी, तो जहांगीर ने इसको इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। मेजर हॉकिंस को जहांगीर ने क्या कहा था? इंग्लिश खान कहा था। याद रखेंगे, लोग पूछ देते हैं कि हॉकिंस को इंग्लिश खान किसने कहा था? जहांगीर ने कहा था। तो ये 1608 में मेजर हॉकिंस आता है और ये लोग सबसे पहले अपना सेटलमेंट सूरत में बनाते हैं 1612 में, 1612 में। उसके बाद मेजर हॉकिंस के बाद आप देखेंगे कि 1615 में, ठीक है, एक और ट्रेडर आता है, एक और व्यापारी आता है जिसका नाम था सर थॉमस रो। ये भी आता है, ठीक है, ये भी आता है जहांगीर के टाइम पे ही। आ रही बात समझ में? तो ये कुछ अंग्रेज लोग थे जो बेसिकली ट्रेडर बन करके भारत में आए। अगर कोई पूछे कि अंग्रेजों ने अपना पहला फैक्ट्री कहां बनाया, तो सूरत में बनाया 1612 में। अंग्रेजों ने और भी अलग अलग जगहों पे भारत में अपने ट्रेडिंग सेटलमेंट्स बनाए थे। तो अगर आप बात करो कि सूरत में इन्होंने 1612 में बनाया, उसके बाद आप देखोगे तो मद्रास में इन्होंने 1639 में बनाया था अपना सेटलमेंट। फिर ये बंगाल के तरफ मूव करते हैं, बंगाल में इन्होंने बनाया 1651 में, 1651, ठीक है। उसके बाद ये जाते हैं बॉम्बे, तो बॉम्बे में ये इन्होंने अपना 1668 में अपना ट्रेडिंग सेटलमेंट खोला। ठीक, इसके पीछे भी एक जबरदस्त कहानी मैं आपको सुना देता हूं। उस समय अंग्रेजों का राजा हुआ करता था चार्ल्स सेकंड। उसने क्या किया? पुर्तगाल की महारानी कैथरीन से शादी करी। अब इस शादी में पुर्तगालियों ने अपना बॉम्बे का सेटलमेंट इनको क्या किया था? ये शादी हुई थी कब? चार्ल्स सेकंड की कैथरीन से शादी हुई 1661 में, और उसी समय पुर्तगालियों ने अपना बॉम्बे का सेटलमेंट इनको दहेज में दे दिया कि आप ये ले जाइए, बॉम्बे आपका हुआ, आपका ये ट्रेडिंग सेटलमेंट आपका हुआ। तो वहीं पे 1668 में अंग्रेज फिर अपने से, ठीक है, अपने लिए क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग सेटलमेंट बनाते हैं। फिर आप देखेंगे 1696 के टाइम पे कलकत्ता में, उस समय कलकत्ता हुआ करता था, 1696 में अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम बनाया। उसके बाद फिर देखोगे कासिम बाजार जो बंगाल में ही था, पटना में, मसौलीपट्टनम में, इन सब तमाम जगहों पे अंग्रेजों के अलग अलग सेटलमेंट्स बने। मैं अंग्रेजों को इतना हाईलाइट करके क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये हमारा पूरा का पूरा क्लास ही जो है क्लास 8 ये अंग्रेजों से ही एसोसिएटेड है, इसलिए इन सबको मैंने शॉर्ट में बता दिया, अंग्रेजों को थोड़ा डिटेल से। पहला अंग्रेज हॉकिंस, दूसरा अंग्रेज थॉमस रो। ठीक, पहला सेटलमेंट सूरत में 1612 में, दूसरा मद्रास में 1639, ठीक है। उसके बाद बंगाल में इन्होंने कब बनाया? 1651 में, बॉम्बे में 1668 में, ठीक, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कब बना? 1696 में, मद्रास में ही इन्होंने अपना फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाया था। कहां? मद्रास में। अगर कोई पूछे कि फोर्ट सेंट जॉर्ज कहां बना? मद्रास में बना, अंग्रेजों ने बनवाया। फोर्ट विलियम कहां बना? कलकत्ता में बना। किसने कब बनाया? 1696 में बनाया। किसने बनाया? अंग्रेजों ने बनवाया। उस अंग्रेज का मैं नाम भी दे दूं, जॉब चॉर्नॉक नाम था उस अंग्रेज का जिसने फोर्ट विलियम बनवाया था, ठीक है। उसके बाद आप अंग्रेजों के बाद देखोगे डेनिस आते हैं, इनका अराइवल 1616 में होता है और ये तमिलनाडु में अपना पहला सेटलमेंट खोलते हैं 1620 में। फिर सबसे लास्ट में, यानी 4 नंबर पे डेनिस आते हैं और सबसे लास्ट में फ्रेंच आते हैं, फ्रांस के लोग। ठीक, ये सारी घटनाएं जब फ्रांस के लोग भी देख रहे थे तो उनका भी मन हुआ कि जब सब चले गए तो हम भी चलते हैं। तो फ्रेंच आते हैं 1664 में और सूरत में ये लोग अपना पहला फैक्ट्री खोलते हैं 1668 में। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि अलग अलग टाइम पीरियड पे अलग अलग यूरोप के लोग जो थे वो भारत में आते हैं, अपना ट्रेडिंग सेटलमेंट खोलते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, ठीक, आपको बहुत ज्यादा फायदेमंद ये होगा। चलिए खैर आगे की बात करेंगे। तो इस तरह से हमने क्या देखा
कि अलग अलग यूरोपियन कंपनीज भारत में आकर के अपना ट्रेडिंग सेटलमेंट खोल चुके हैं और सब अपना डोमिनेशन चाहते हैं। उस डोमिनेशन के लिए पिछले स्लाइड में हमने अभी अभी पढ़ा कि उस डोमिनेशन के लिए इन्होंने क्या क्या एक्टिविटीज को अपनाया। ठीक, तो इन सारे राइवल्स में सबसे मजबूत राइवल्स इंग्लिश बनकर के उभरते हैं, जिन्होंने भारत में शासन तक किया। तो इसीलिए हम लोग इस चैप्टर में अंग्रेजों को ही थोड़ा और डिटेल से कंटिन्यू करने का काम करेंगे। ठीक है, यानी हमारा टॉपिक क्या है कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो ईस्ट में आती है, यानी भारत में आती है। तो अब देखेंगे कि चूंकि हमारा बात अंग्रेजों से रिलेटेड है, तो कैसे ये इनके आने की शुरुआत होती है और कैसे ही अपना ट्रेडिंग सेटलमेंट शुरू करते हैं। ठीक, ट्रेडिंग की एक्टिविटी शुरू करते हैं, एकदम शुरू से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भारत में आती है व्यापार करने के लिए। तो इस कंपनी का फॉर्मेशन कब और कैसे होता है ये देखिए। होता क्या है कि 1600 एडी में अंग्रेजों की रानी थी, ठीक, ब्रिटेन की रानी थी क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। उसने अपना एक चार्टर जारी किया और उस चार्टर के जरिए इस कंपनी को यह अधिकार दिया कि भैया आपको हम 15 सालों तक का एक ये चार्टर देते हैं, एक एग्रीमेंट करते हैं कि लंदन से यानी ब्रिटेन से दूसरी कोई कंपनी भारत में व्यापार करने नहीं जाएगी। यू विल बी द ओनली कंपनी, यू विल बी द ओनली ग्रुप जो भारत में जाएंगे और भारत से व्यापार करेंगे। मैं आपको एश्योर करती हूं कि दूसरे लोग वहां, मतलब ब्रिटेन के दूसरे लोग जाके आपसे कंपीट नहीं करेंगे। भारत में व्यापार करने का आपका केवल आप ही का अधिकार होगा। ठीक, आई बात समझ में? तो जब इनको यह अधिकार मिल गया तो इस अधिकार पत्र के जरिए, ठीक है, ये लोग आते हैं। यही अधिकार पत्र के एवज में वो 1608 में मेजर हॉकिंस आया था और धीरे धीरे बाकी सारे कंपनीज के लोग भी तो यहाँ पहले से थे, कुछ बाद में भी आए। तो जैसे जैसे ये कंपनीज भारत में आना शुरू किए तो इन लोगों ने अपने कंपटीशन को खत्म करके अपना प्रॉफिट बनाना शुरू किया, ताकि ये क्या कर सके, भारत की चीजों को अपने यहाँ ले जा करके, ठीक है, उनसे वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स बनाए और उसको फिर से यहां पे ला करके, भारत में ला करके अच्छे दामों में बेच करके फायदा कमा सके। देखिए ये चार्टर देती हुई रानी का फोटो आपको दिखाया गया है। ठीक, यानी क्वीन एलिजाबेथ किस तरह से चार्टर के जरिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिसको कहते हैं EEIC को ये चार्टर देती है कि आप जाओ और भारत के साथ व्यापार करो। तो हम लोग देखेंगे क्या कि ईस्ट इंडिया कंपनी की सबसे पहली ब्रांच जो थी वो कहां खोली गई, 1600 में लंदन में खोली गई। और इस ब्रांच के तहत 1608 में मेजर हॉकिंस आता है और 1612 में ये भारत के अंदर में अपनी पहली फैक्ट्री, पहला ट्रेडिंग सेटलमेंट सूरत में बनाते हैं और यहां से व्यापार करना शुरू करते हैं। और फिर ये व्यापार आगे बढ़ते बढ़ते कैसे पूरे भारत को अपने कंट्रोल में ले लेता है, यही बात हम लोग इस चैप्टर के अंदर में लगातार करते रहेंगे। तो चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर आगे की बात हम लोग आगे के सेशंस में करेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये वाला सेशन पसंद आया होगा। ये जनरली इंट्रोडक्टरी सेशन था जिसमें हमने ये अंग्रेजों को भारत में बुलाया है अभी, यानी वो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आ चुकी है, सूरत में अपना ट्रेडिंग सेटलमेंट बना चुके हैं। अब कैसे वो धीरे धीरे करके इंटरफेरेंस बढ़ाएंगे और अपने मंसूबों पे काबू ये सफल होंगे, ये हम लोग इस चैप्टर के आगे वाले सेशंस में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। बहुत ध्यान रखिए और लाइस्मिथ के प्लेटफॉर्म पे अपनी पढ़ाई एंजॉय करते रहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।